अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं वहाज नोमान साहब। माशाल्लाह प्रॉपर्टी का एक माना हुआ नाम है। अपनी कंपनी का कंप्लीट इंट्रो और अपना इंट्रो पहले ये खुद ही करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, और फिर हम इनसे सवालात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी और वेलकम। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो सर। इट्स डेफिनेटली आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जी। सर सबसे पहले तो मेरा बड़ा छोटा सा तारुफ है सर। एक आम आदमी है पाकिस्तान के मुल्क के अंदर, एक बीइंग अ पाकिस्तानी। आई एम born and brought up in इस्लामाबाद जी। स्कूलिंग मेरी सारी बीकन हाउस से हुई है जी। आई डिड माय ओ इन A11C। उसके बाद आई परसूड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कॉल्ड ACCA जी, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी। उसके बाद डेफिनेटली एक आपको पता है पूरा एक करियर मैप बना होता है पहले से ही। तो आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन यू हैव टू रूट्स। आइदर यू गो टुवर्ड्स द फर्म जी, या तो आप चले जाते हैं डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर। तो आई रादर चोज टू गो टू द इंडस्ट्री जी, क्योंकि डायरेक्ट हार्डकोर एक्सपीरियंस ताकि मेरे सामने आए जी। तो आई वाज लकी इनफ टू बी रिक्रूटेड बाय बैंक अल्फला इस्लामाबाद में, दैट मेन ब्रांच में जी। आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। BDO से मैंने स्टार्ट किया था, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। ये रिटेल साइड थी, सेल्स साइड थी जी। तो वहां से अल्लाह वाज वेरी काइंड जी। और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ स्काई रॉकेटिंग करियर। अल्फला के बाद आई स्विच टू MCB एंड माय लास्ट असाइनमेंट वाज at a very alhamdulillah, at a very senior position. I was the vice president for MCB Islamic Bank जी। तो माशा ड्यूरिंग माय कोर्स इन बैंकिंग जी, हमारी आपको पता है क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन थी। इफ यू आर एट द सेल्स एंड रिटेल साइड, तो वहां से फिर रियल एस्टेट की तरफ आ गए। तो कुछ इंस्पिरेशन मिली, कुछ दोस्त साथ काम कर रहे थे। तो वहां से फिर हमने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली, थोड़ी सी गाइडेंस ली, और एक सेटअप एस्टैब्लिश किया बाय द नेम ऑफ Beaumont Estates. We started off working with very few but reputed housing societies in Islamabad जी, जिसके अंदर हम ना सिर्फ अपना बल्कि अपने कस्टमर्स का, अपने तमाम स्टेक होल्डर्स का जो स्टेक है उसको सिक्योर कर सकें। हमने 18 से स्टार्ट किया जी। टॉप परफॉर्मर्स फॉर 18 इन 2019। फिर कोविड आ गया। आपको पता है कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा बैकलैश आया था तमाम बिजनेसेस पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना सफर नहीं करना पड़ा, क्योंकि वी वर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम। पोस्ट कोविड जुलाई 2020 में हमने ऑपरेशंस अपने रिज्यूम किए। हमने अपने पोर्टफोलियो में पाकव्यू सिटी को ऐड किया, नोवा सिटी को ऐड किया, और इसी तरह तीन चार और रिप्यूटेबल हाउसिंग सोसाइटीज हैव देयर एनओसी क्लियर्ड, जिनके पास लैंड अवेलेबल थी, जहां पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से जा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दैट डे till date, alhamdulillah, we are enjoying a top three position in amongst marketing companies in Islamabad and Pakistan. माशा Alhamdulillah. माशाल्लाह, वेरी गुड, ग्रेट सर, ग्रेट गोइंग और ग्रेट स्टार्ट, और बड़ी जल्दी अल्लाह ने करम किया। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी बिजनेस का फ्यूचर पाकिस्तान में और अब्रॉड आप क्या देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉपर्टी बिजनेस फ्यूचर इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड? सर प्रॉपर्टी, कोई भी मुल्क अगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रॉस्परिंग कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसके अंदर रियल एस्टेट एक बड़ा क्रूशियल किरदार अदा करता है। रियल एस्टेट आपकी इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। और रियल एस्टेट, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, इसके साथ साथ रियल एस्टेट की भी ग्रोथ, जिसे कहते हैं इनएविटेबल है, इसने ग्रो करना ही करना है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली ओवर द पास्ट इयर्स रियल एस्टेट ने ग्रो ही किया है सर। तो जब रियल एस्टेट ने ग्रो किया तो रियल एस्टेट बिजनेस तो डेफिनेटली फ्लरिश करेगा, क्योंकि आपको उसकी ब्रोकरेज हाउसेस चाहिए, उसकी अलाइड इंडस्ट्री चाहिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाती है, उसकी मार्केटिंग आ जाती है। तो रियल एस्टेट बिजनेस इज, आई थिंक, इज एन everlasting and ever growing business in Pakistan and abroad जी। लेकिन वहाज भाई, एक चीज़ दुनिया से हमारे यहाँ मुख्तलिफ है, इससे आप ज़्यादा बेहतर इसकी रीजनिंग बता सकते हैं। दुनिया में नॉर्मली रियल स्टेट डेवलप करने के बाद बेची जाती है। हमारे मुल्क के अंदर प्लॉट सिस्टम जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, और हाउसिंग और जो फ्लैट्स और जो कमर्शियल कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है उनकी परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत लो है।
तो क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में हार्मनी के साथ जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही हम भी चलेंगे या यही चलता रहेगा? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें आई बिलीव के बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, जिस तरह आपने बाहर के मुल्कों का जिक्र किया कि वहाँ पे फिनिश्ड हाउसेस जो हैं या फिनिश्ड बिल्डिंग्स जो हैं, उनका ज्यादा कॉन्सेप्ट है रेडी टू डिलीवर, रेडी टू मूव, या रेडी फॉर पोजीशन। इस तरह की प्रॉपर्टीज का ज्यादा स्कोप है। सर, जो चीज रेडी फॉर पोजीशन होती है या जो रेडीली अवेलेबल होती है, जाहिर है उसका प्राइस टैग भी बढ़ जाता है। वो उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स की फिजिबिलिटी नहीं रहती है, और जो कि अगर देखा जाए तो क्योंकि रियल एस्टेट परचेज इज अमंगस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस ऑफ एक इंसान की जिंदगी के अंदर, क्योंकि वो एक बड़ा लार्ज चंक ऑफ हिज और हर इनकम जो है वो ले जाती है। बाहर के मुल्कों में सर बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से अलाइंड है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। वहां पे मॉर्गेजेस का बहुत 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 कॉमन एंड बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। इट्स इज वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट एक आम लेमैन के लिए, एक आम इंसान के लिए। बैंक में जाना, प्रॉपर्टी परचेज करना, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी बिल्डर या डेवलपर के पास जाना, वहां से वो प्रॉपर्टी पसंद करना, और साथ ही उसकी मॉर्गेज फॉर्मेलिटीज जो है वो या डेवलपर कर देता है या बैंक कर देता है। दैट्स वेरी इजी। वेयर एज इन पाकिस्तान अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारी जो मॉर्गेजेस हैं, मेरे ख्याल से हार्डली 0.3 to 0.4 ऑफ आवर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करी होंगी। इट्स अ ह्यूज ह्यूज गैप। यहाँ पे आप लोन लेने का सोचें तो आप परेशान हो जाते हैं। और आप बैंक की लेकिन तरफ। लेकिन सर यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी बहुत बड़ी है ना। अब अगर देखें आपको 18% या 19% पे, एंड आपको 16% तो अब वैसे इंटरेस्ट रेट हो गया है, प्लस काइबर प्लस पे ऐड करेंगे तो वो ओरिजिनल लेट से 5% भी ओरिजिनल होगा तो इट विल एंड अप 22-25% के एग्जैक्टली। आपने हर साल पे करना है। यानी 2% पर मंथ क्रेडिट कार्ड वाला हिसाब हो जाएगा घर खरीद के। तो जितना भी डेट आपने लिया उसको मेरे ख्याल में पे ऑफ करना, डिफ़ॉल्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा। रिस्क एक ये भी तो फैक्टर बहुत बड़ा है ना यहाँ पे बहुत हमारी। बड़ा फैक्टर है सर। आजकल आजकल के टाइम में तो सर वैसे ही इट इज वेरी, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, काइबर इतना ज्यादा है। काइबर हमारा अराउंड 16.5 17 टच कर रहा है। ये तो वैसे भी डेट साइड पे जाने के लिए आइडियल टाइम नहीं है। डेट पे तो बंदा तब जाता है जब जी इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं, जी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही होती है। लेकिन सर क्योंकि पाकिस्तान में कंस्ट्रेन, अब हम फिनिश्ड हाउसेज या फिनिश्ड अपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ बात कर रहे थे। इशू सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के डेवलपर के पास, या पूरी दुनिया में किसी भी डेवलपर के पास, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है किसी भी फिनिश्ड घर के अंदर, या किसी भी अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप या टावर के अंदर। जी। वो उस इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए, वो इतनी, उनका स्कोप जो है बड़ा लिमिटेड हो जाता है अगर वो, उनको इस तरह की फंडिंग ना हो। तो यहाँ का डेवलपर क्या करता है कि यहाँ का डेवलपर उस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि यार उसने अब एक अल्टरनेटिव रूट तो निकालना है, एक सोल्यूशन तो निकालनी है कस्टमर के लिए। क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट साइकिल जो है वो चलेगा ही नहीं। तो चलेगी ही नहीं। तो उसने उसके लिए सोल्यूशन निकाली कि यार इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक, मैं तुम्हें एक पेमेंट प्लान दे देता हूँ। वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द जो भी उसके डेट बर्डन बर्दाश्त करने की एबिलिटी है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको पेमेंट प्लान देते हैं, और जैसे जैसे उसकी पार्शियल पेमेंट्स आती हैं वो उनको यूटिलाइज करते हुए बिल्डिंग बना देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, आपकी बात में जो आपकी सवाल में एक और चीज, जो एलिमेंट मुझे नजर आया, वो ये है कि यहाँ पे जो चीज ऑफ प्लान होती है, जो चीज तैयार नहीं होती, उसके अंदर फ्रॉड और इस तरह स्कैम का सिस्टम है। चीट करने का, स्कैम करने का भी एलिमेंट आ जाता है। तो अगर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर हर स्टेक होल्डर के राइट्स को सिक्योर किया जा रहा हो, तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन बन जाती है फिनिश्ड हाउस, फिनिश्ड अपार्टमेंट्स, फिनिश्ड बिल्डिंग्स की तरफ जाने वाली। इसमें आज भाई मैं एक छोटी सी आपको चीज़, वैसे तो ये इंटरव्यू तो आपका है और मेन तो आपसे बात करनी है, लेकिन इसमें मैं हाँ ऐड कुछ करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की, बिजनेस की कम है। अगर रीट जी। की जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, अगर रीट को इक्विटी बेस्ड शेयर दिया जाए उन लोगों को, उस बिल्डिंग, उस टावर या उस कॉलोनी या मॉडल हाउसेज, जैसे बैरिया वालों ने, मलक रियाज साहब ने वो 5-5 मरले और 3-3 मरले के घर बना के भी दिखाए हैं हमें, मॉडल्स हमारे लिए बना दिए हैं।
अब देखें, उससे ये होता है कि उसमें एक छोटा स्टेक होल्डर भी जो है, 10 रुपए का अगर शेयर है ना, तो वो सर 50,000 वाला भी उसमें शामिल हो सकता है, 50 करोड़ वाला भी शामिल हो सकता है, जितना उसको सर जूस नज़र आता है। और अगर डेट की जगह आप रिटर्न 12-15% पे भी अगर उसको मिलती हुई नज़र आ रही है प्रोजेक्टेड, और साथ रीवैल्यूएशन भी उसको, एक तरफ तो उसे लेट से कि 6% रेंटल इनकम आ रही है, और वो 10% 8% समझ प्राइस अप्रिसिएशन आ रही है, तो वो सर ज़ाहिरी बात है ओवरऑल तो उस वो तो इस साइड पे मैं समझता हूँ आप जैसे जो मेजर प्लेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप हैं, और जिसका हमारी पीछे इस पे बात भी थोड़ी सी हो रही थी कैमरे से हट के, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपना रोल जो है ना उसको अदा करें, और ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, और पहले उसे एक लेवल पे शुरू करें और फिर उसको पूरे पाकिस्तान में बनाएं। उसके दो फायदे होंगे, एक तो लोग जो हैं, एक आम आदमी इन्वॉल्व हो सकेगा ना। आम आदमी अभी तो प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता। मसलन बिल्कुल एक मैं लट से किसी बैंकर की मैं मिसाल दे देता हूँ कि वो ₹1,00,000 महीना किसी बैंक में छोटी नौकरी पे लगा हुआ है, 12 लाख रुपया वो साल का कमाता है, तो वो तो 1.5 करोड़ का प्लॉट लेने के लिए तो उसको तो पूरी ज़िंदगी चाहिए। सर जाके इस सर तरह अगर वो उसमें सेविंग करके 2 लाख 2.5 लाख भी हर साल डालता जा रहा है किसी रीट में, तो एक दिन वो उसका वो वैल्यूएशन इतनी बढ़ जाएगी डिविडेंड्स और उसकी, कि वो उसे आराम से बेच के एक अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। तो ये बिल्कुल मैं ऐसे चाहूँगा आपसे ऑनलाइन ही ये प्लेज करवाना कि आप इसमें इंशाल्लाह कौम की खिदमत करेंगे। ये कौम की भी खिदमत है और बेहतरी भी है, तो इस पे आप काम करें। नहीं डेफिनेटली सर, और इसके अंदर बड़ी खूबसूरती ये है सर कि इसके अंदर जो अभी हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, रीट जो है वो एससीसीपी से रेगुलेटेड होती है। फिर इसके अंदर बीच में आपके क्या कहते हैं, मेरे वो टर्म निकल गया, जो आपको जो बेसिकली आपको कोलैटरल प्रेस करते हैं, जी, और इस तरह की 3-4 रेगुलेटर्स बीच में आ जाते मतलब हैं जो कि आप वॉच डॉग्स आपके ऊपर बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि आप एबीसी हाउसिंग स्कीम करके या एबीसी टावर्स एग्जैक्टली करके तो बंदा ढूंढता ही रह जाए कि एबीसी गए कहाँ। तो जी इसमें एब्सोल्युटली इसमें एक यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह एक उनके कुछ प्रेजेंस को मेक श्योर किया हुआ है कि दे परफॉर्म। एब्सोल्युटली सर, तो डेफिनेटली हमारा तो डे वन से मोटो है सर कि वी हैव टू सिक्योर आवर राइट्स एंड आवर कस्टमर्स एंड जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमने सबके राइट्स को सिक्योर करना है और साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट्स को की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो वी आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ इट, और डेफिनेटली आपकी गाइडेंस और सुपरविजन के साथ तो इंशाल्लाह इसको हम विल टेक इट, डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि दिस इज द मुझे फ्यूचर। मुझे बहुत खुशी होगी वाज भाई, मुझे दुनिया भर से लोग कांटेक्ट करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब वो फोरम बने तो फिर ही वो लोग उसमें आए, तो इंशाल्लाह इस पर हम मिलकर भी काम करेंगे। अच्छा सर, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो करियर है, इसका स्कोप और बेनिफिट्स, क्योंकि यूथ पढ़ा लिखा बड़ा अनएम्प्लॉयड है, तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें, क्योंकि आम जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो बड़ी अजीब सी पैथेटिक सी कंडीशन में बैठे हुए होते हैं जो हमें मिलते हैं, लोग के जी मैं हर बंदा जिसे कोई काम नहीं आता वो प्रॉपर्टी का काम कहता है जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक एज अ करियर, इसका स्कोप पढ़े लिखे बंदे के लिए क्या स्कोप देखते हैं आप, और कैसे आना चाहिए, और बेनिफिट्स क्या होंगे? सर जब जिस समय मैंने आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर उसके बाद बैंकिंग का बैकग्राउंड, जो मेरा प्रोफेशनल करियर था, उसके बाद जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने रियल एस्टेट के अंदर आना है, तो बड़ी एक अजीब सी बात है। मेरी फैमिली सारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रही है। माय फादर वो रिटायर्ड एज अ सीएफओ जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के थे, और मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर है, और छोटा भाई जो है वो इंजीनियर है। मेरे से एक महीना घर में किसी ने बात नहीं की कि आपने ये क्या डिसीजन ले लिया है कि आप माशाल्लाह एक वाइट कॉलर जॉब में थे, बैंकिंग में थे, ये थे सब कुछ। फिर आफ्टर 1 मंथ जब मैंने उनको कन्विंस किया, और जिस तरह उन्होंने मेरा वर्किंग स्टाइल, मेरा ऑफिस एनवायरनमेंट, फिर हमारी जो इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जब एक्सप्लोर की, तो अब मेरे फादर खुद मेरी फैमिली में भी और अपने सर्कल में भी रियल एस्टेट जॉब्स को रिकमेंड करते हैं, एंडोर्स करते हैं और मार्केट करते हैं। दैट्स मैं आपको वंडरफुल अगर जी, अपनी टीम आपने तो फिर एक ट्रेंड सेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से दुनिया के लिए। और यही हमारे इस जो इंटरव्यूज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, इनका मकसद ये है कि आप जैसे जो हीरोज़ हैं,
जो डिफरेंट फील्ड में जिन्होंने अपने आप को मनवाया है वो दुनिया तक पहुँचे हैं, और बजाय यूथ जो है डीमोरलाइज होने के वो सोचे कि मैं भी एक और बहार, जिसे कहते हैं लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स, तो एक और जो है आपको देखकर बंदा इस मैदान में आए। सर आई एम वेरी हैप्पी टू से सर कि मैं पहला बैंकर था जिसने छोड़ा था सर। और अभी ना बाकी मार्केट में तो मैंने बहुत ज्यादा बैंकर्स अब देख लिए जो रियल एस्टेट में आ गए हैं। आई एम वेरी लकी टू हैव नोन देम। उसके अलावा सर हमारी अपनी टीम में एट ब्यूमॉन्ट स्टेट्स बीएमई में करंटली वी हैव मोर देन 17 bankers and everybody is coming from a very good career profile। यानी सबका, किसी का 17 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 5 साल का है, किसी का 10 साल का है। यानी सारे एक्सपीरियंस बैंकर्स। फिर फिर इसके अलावा हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीम है जिसके अंदर मामूर है, ही वाज प्रोफेसर और माशाल्लाह एमएससी फिजिक्स किया हुआ उन्होंने। इसी तरह बाकी हमारे पास एमएससी फाइनेंस के लोग हैं, पीएचडी अकाउंट्स के लोग हैं। मतलब ये रियल एस्टेट की फील्ड सर अब इवॉल्व हो रही है। ये एक पूरी एक इंडस्ट्री है जिसको एक ओवरऑल की जरूरत थी, और आई थिंक काफी हद तक जो नया ट्रेंड आया है इसके अंदर ये ओवरहॉलिंग हो चुकी है। पीपल अप्रिशिएट, रिकग्नाइज। और नाउ मैं देख रहा हूँ कि बड़े 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 यंगस्टर्स जिनके हम इंटरव्यू करते हैं, दे एस्पायर टू बिकम अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल। सर इसके लिए क्या आप नहीं समझते कि कोई इंटर्नशिप का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होना चाहिए? जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट के साथ भी हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि हम मिलकर भी कोई दें कि 90 डेज़ बच्चा जो है वो समझे कि व्हाट द रियल स्टेट इज़। माशाल्लाह आपके हर जगह अपने ऑफिसेज हैं और इवन एसोसिएट ऑफिसेज हैं बड़े शहरों में, सब में, कि वो वहाँ आए, ट्रेनिंग करे, 90 दिन काम करे और उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि यार इसने बेसिक्स जो हैं, ऑब्वियसली 90 दिन में कोई प्रो तो नहीं बन जाएगा, जी कम सर। अज़ कम इसने कुछ डील्स होते देख ली हैं, इसने कुछ तो डील्स बना ली हैं। तो इसका आप क्या समझते हैं कि इस तरह का भी हमको उम्मीद आपसे रखें? सर बिल्कुल जी, हमारी तो बल्कि जैसा आपने मेंशन किया हमारी बातचीत भी चल रही है इसके ऊपर, हमारा होमवर्क भी चल रहा है। और मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन एम्प्लॉयर सर, मैं तो ऐसे बंदे ढूंढ रहा हूँ सर। पाकिस्तान में कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे, इतना ज्यादा लिटरेसी गैप है, ये वो। मतलब आपको अगर मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि वी आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज ऑन अ डेली बेसिस। और हमारा सैलरी पैकेट जो है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है, कमीशन स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव है। यानी इस हद तक कि वी गिव अ यंगस्टर a new recruit an opportunity to earn from 20,000 to 20 million in 1 month। It all depends on him and her कि वो कैसा परफॉर्म हाउ करते हार्ड यू वर्क, हैं। यानी इट डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू वर्क। how hard you work, and sir this is the only field in which you can earn ridiculous amount of money in a halal सर 20 मिलियन पे तो मैं भी माउथ वाटरिंग हो गया, ये ना हो मैं भी इंटर्न मांग के आऊँ आपके पास। 20 मिलियन इज़ क्वाइट अ इनकम अगर आप महीने में बना लें तो ये yes बड़ी sir। जल्दी जी आप लोगों को हम इंशाल्लाह ताला कुछ नंबर भी देंगे जिसके ऊपर आप लोग रजिस्टर हो सकेंगे, और ये इंशाल्लाह एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ वाज साहब से। और हमारा देखिए, हमारे इस चैनल का और मेरी ये सारी एक्टिविटी करने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान में अपने हिस्से की शम्मा जलाएं हम। हर वक्त So, शिकवे शिकायतें करने से ज़िंदगी नहीं बढ़ती, आगे कुछ करना चाहिए। अच्छा सर, ये भी हो गया, सर्टिफिकेशन की तरफ हम आ गए। अब सर जो ओवरसीज़ मुझे बहुत से दोस्त सवाल पूछते हैं कि जी हम अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है सऊदी अरेबिया में, दुबई में, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होती है। एक, ट्रांसपेरेंसी के कोई स्कैम ना हो जिसमें ना हम फंस जाएं। वो भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी रीट हो तो उन्हें बंदा सीधा कहे यार उसमें इन्वेस्ट करो, रीट में इन्वेस्ट करो, और जब दिल करे उसको चेंज कर लो। खैर, दूसरा कमर्शियल और रेजिडेंशियल, उनको ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि आरओआई मिले, कि हमें रेंट प्लस प्राइस अप्रिसिएशन। यानी देखें ना, जो so, बंदा एक सऊदी अरेबिया में अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी वो दे रहा है, जवानी दे रहा है, उसको ये होता है मैं जब तक वापस आऊँ तो मेरे पास कुछ रेंटल इनकम भी हो जाए और कुछ मेरा जो एसेट है वो भी बढ़ जाए।
तो सर उसके लिए आप मुझे सजेस्ट करें कि क्या रेजिडेंशियल बेहतर है या कमर्शियल बेहतर है? सर सर अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स हम भी काफ़ी ओवरसीज क्लाइंट से डील कर रहे हैं, बल्कि मैं आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारा 60% जो क्लाइंटेल है, जो हमारा पोर्टफोलियो है, दैट इज ओवरसीज क्लाइंट्स। व्हाई दे चूज अस, उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर सोसाइटी में सर भी हर हर प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी के अंदर हम नहीं घुसते सर। हम सिर्फ अपनी ड्यूली वेटेड प्रॉपर्टीज को मार्केट करते हैं, जिसके ऊपर वी आर सो श्योर कि हम डायरेक्ट ओनर के पास जाके अपने कस्टमर स्टेक जाकर, हमारी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सर, हमारी फाइनेंशियल एनालिस्ट है हमारे सर पास सर, जो कि पूरे तरीके से ड्यू डिलिजेंस करते हैं हर प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाउसिंग सोसाइटीज की एग्जांपल दूं, तो उनकी जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर वो आते हैं, मे बी सीडीए या आरडीए, तो वहां से जाके प्रॉपर वेटिंग होती है, चेक किया जाता है कि इसकी एनओसी अप्रूव्ड है, कितने एरिया की एनओसी अप्रूव्ड है, उसके डेवलपमेंट वर्क को मॉनिटर किया जाता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को मॉनिटर किया जाता है, और फिर जाके हम वो चीज़ रिकमेंड करते हैं। क्योंकि कल को कभी भी हमारे क्लाइंट को या किसी भी स्टेक होल्डर को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का बायर हमारे पास रेडी हो, हम रेडी हो, ताकि हमारे क्लाइंट, हमारे स्टेक होल्डर को कभी भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि या वी आर देयर गार्डियंस, वी आर देयर कस्टोडियंस, वी विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो एक ट्रस्ट कर रहे हैं हम पे ओवरसीज बैठ के। आपका सवाल था ओवरसीज पाकिस्तानीज को आरओआई की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जी। बेस्ट, हाँ जी। आर जी रेजिडेंशियल और आरओआई कमर्शियल। जी। जी जी सर। सर आरओआई पाकिस्तान के अंदर अगर रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो रेंटल इनकम इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल इट्स 0.3 to 4% पर एनम जी, मैक्सिमम। बहुत रेजिडेंशियल आइडियल या कमर्शियल? रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अप टू 5%। 5%। और जी, लेकिन अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं, जी। कैपिटल गेन इज रिडिकुलस इन कमर्शियल प्रॉपर्टी सर। out we have seen outstanding growth in capital gain over the past years in commercial properties। रेजिडेंशियल में भी है, लेकिन रेजिडेंशियल में वहां पे है जहां पे डेवलपिंग सोसाइटीज है, यानी हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक मैच्योर सीडीए सेक्टर में ले लें, तो जाहिर है उसका लाइफ स्पैन वो ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है, वहां पे रोड्स बन चुकी हैं, वहां पे सारी यूटिलिटीज आ चुकी हैं, वहां पे एक मैच्योर मार्केट है, घर बनने हुए हैं, सब कुछ। वेयरएज एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसने टेंडर कर, जो उसने लैंड खरीद ली है, जिसकी लैंड ब्राउन हो चुकी है, उसके बाद उसने टेंडर कर दिया है रोड्स का, रोड्स के टेंडर के ऊपर एक अलग प्राइस अप्रिसिएशन आएगी, स्ट्रीट लाइट लगने पे अलग प्राइस अप्रिसिएशन आएगी, गैस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अलग प्राइस अप्रिसिएशन आएगी। तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि रिसेंटली हमने एक हाउसिंग सोसाइटी, जिसके हम आज अभी ईयर एंड पे हम करें, तो हम एनालिसिस कर रहे थे कि वेयर डू आवर कस्टमर स्टैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जिनकी 35 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, आज उनका प्लॉट ट्रेड हो रहा है 90 लाख रुपीस पे। माशाल्लाह। ये और इन हालात में रेजिडेंट तो इट्स इट्स इतने इट्स हालात में सर, एंड इट इज हाईली लिक्विड, इट इज सो लिक्विड सर, कि आप अभी जाएं, इतनी एक्टिव मार्केट है उसकी कि आप अभी उसको लिक्विडेट कर सकते हैं विद इन हार्डली 1 or 2 days। और सर ये भी जो 35 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ये भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे थी सर, अच्छा। ये भी लमसम पेमेंट नहीं थी। तो इस तरह की, वेराज अगर मैं कुछ और हाउसिंग सोसाइटीज की बात करूं, तो वहां पे 35 लाख इन्वेस्ट करके तो लोगों की शायद अभी इन्वेस्टमेंट जो है शायद पार वैल्यू पे भी ना पहुंची हो। तो मतलब ये ड्यू डिलिजेंस, ये पूरी वेटिंग हर प्रोडक्ट की, हर सोसाइटी, हर प्रॉपर्टी की इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर लेकिन ये मैं और सॉर्ट ऑफ आपकी बात से ही मैं इस तरह लूँ, जैसे पाक व्हील्स जो है वो एक गाड़ी को सर्टिफिकेशन उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ियों की भी शुरू की हुई है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका इदारा जो है वो जो प्रॉपर्टी है, जो एरिया है, उसकी भी सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन वो कर देता है। जैसे आपने फरमाया कि हम कस्टोडियन हैं और बाद में भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप उसकी एक सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि यार ये हमारी रिकमेंडेशन है ऑन दीज ग्राउंड्स। तो उसके लिए एब्सोल्युटली इन फ्यूचर हम यही करेंगे कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ सर। मिल के हम प्रोजेक्ट को डिस्कस किया करेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट है और इसके ये स्वॉट एनालिसिस है और ये सर ग्राउंड्स हैं, और इस पे हम आपको इन राइटिंग दे रहे हैं कि ये कंप्लीट होगा, ये नहीं सर होगा कि दरमियान में रह जाएगा।
क्योंकि सबसे बिल्कुल बड़ा फियर जो लोगों का होता है ना, वो ये होता है कि दरमियान में ना रह जाए पहला, सर। और अगर बना बनाया खरीदें तो कोई स्कैम ना निकल आए कि मेरे साथ 6 बंदे और दावेदार हों उस फ्लैट के। तो वो एक सर ये दो सबसे बड़े पाकिस्तान में लोगों के फियर्स हैं। एब्सोल्युटली सर, और बड़ी आपने अच्छी बात की, मुझे बड़ी खुशी है, आपने मेरे चेहरे पे स्माइल भी देखी होगी जो आपने स्वॉट एनालिसिस का नाम लिया सर। अब हमारी पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर सर स्वॉट एनालिसिस, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं कि जो मैंने देखा अपने ऑफिस के अंदर, जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, हम सर पेस्टल की भी बात करते हैं, हम स्वॉट की भी बात करते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात भी करते हैं, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की भी बात करते हैं, हम एनपीवीज पे भी बात करते हैं सर। और ये चीज़ें ना जब सिर्फ हम ये आरओआईज बल्कि चीज़ें जब हम इनकम होता है। एजुकेट करेंगे ना जी लोगों को, और उनको बताएंगे कि यहाँ पे अब काम एक नंबर तरीके से ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, तो वो मैं आपको यस ये बात आपको गारंटी दे सकता हूँ कि फंड्स आपसे संभाले नहीं जाएंगे। लोग लेना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एब्सोल्युट प्रॉब्लम ये है कि यस सर। उनको उनके फियर्स को कोई एड्रेस ही नहीं करता। ये एड्रेस एक नहीं करता सर, बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसी रिस्क बात है सर। रिस्क है इसकी। बिल्कुल एब्सोल्युटली हाँ, इसको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो लोग भागेंगे। अच्छा सर, एक जो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइस अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सर। तो अगर मैं ऑन द एवरेज, वैसे ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लोग मुझे स्टॉक मार्केट में भी ये सवाल पूछते हैं, इसे 100% आंसर नहीं किया जा सकता, कि 10 साल में फ़र्ज़ करें कि मैं 100 रुपया एक यूनिट है ना परसेंटेज का, 100 रुपया लगाता हूँ, तो 10 साल में अगर मैं आपकी एडवाइजरी सर्विस को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोजेक्ट को लेता हूँ, तो मुझे रेंट भी ऐड कर लूँ और कैपिटल गेन भी ऐड कर लूँ, तो वो मुझे कितने परसेंट, यानी देखें ना कितने टाइम्स होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है इन 10 years ऑन द एवरेज। जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो मेरे ख्याल से आप इसको डायरेक्टली आप वेरी इजीली, आई थिंक आई एम, ऐसे 1000% इज 1000 वेरी परसेंट सेफ। अगर 10 साल में देखें तो 1000% इसका मतलब है उसको बैंक। हम डिवाइड करें तो 100% एवरी ईयर है, अगर हम कलेक्टिवली उसे यस करें। एब्सोल्युटली ये जी। दिस इज द रीजन आई टेल पीपल कि दिस इज द टाइम फॉर द रीट, दिस इज द यस राइट टाइम, और जो बंदा इस वक्त प्ले नहीं करेगा वो बाद में बहुत पछताएगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली क्योंकि जस्ट इमेजिन एब्सोल्युटली। ना, देखें कि एक आदमी के लिए कितना आसान है कि वो उसको एक पोर्शन अपनी अर्निंग का वो लगाता जा रहा है, और जाहिर है कि सर रीवैल्यूएशन, अगर आप डॉलमेन सिटी रीट का देखें अगर मॉडल उनका, तो जो रेंट आता है वो रेंट वो डिविडेंड के मद में दे देते हैं। और अब वो इट्स अच्छा, अब जी। जिसको डिविडेंड मिल गया उसके पास पूरी पूरी चॉइस है कि वो चाहे तो उसे री इन्वेस्ट कर दे, यस और चाहे तो उसको खर्च कर दे। किराया जैसे आ रहा होता है कि कोई इंसान किराए को, अब ये एक आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है। सर, दूसरा ये आजकल ये सर एक लग्जरी नहीं है सर, ये एक नेसेसिटी बन गई है। बिल्कुल। नेसेसिटी किस तरह बन गई है, क्योंकि आपके सर पे तीन चार अजाब है। पहला अजाब है आपका इन्फ्लेशन सर। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप वैसे ही बैठे हैं, वो कहते हैं ना कि भाई आई एम डूइंग नथिंग, मैं तो हालात को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और कि आगे क्या होगा। आप अपने साथ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज सुसाइडल। अभी आज के हमारी जो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है सर, जो एज पर टुडे सर, जो कि गैजेटेड है, दैट इज अराउंड 23.8% सर। सर लेकिन इन ये बिल्कुल गलत है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, इट्स मोर देन 45%। ये एब्सोल्युटली वही मैं ये कहना चाह रहा था। फॉज्ड फिगर्स हैं गवर्नमेंट के। ये वैसे ही जी है जैसे दावे मुख्तलिफ लोग करते हैं, बिकॉज वी हैव नो पॉलिटिकल इंटेंशन। हम किसी का नाम या नहीं लेंगे कि जी डॉलर हम 100 का ले आएंगे या 125 का ले आएंगे, कैसे एक्सपोर्ट्स तो सर। बूस्ट कर नहीं रहे हो तो कैसे कैसे ले आओगे, आप चाइना तो नहीं हो। ये यस बिल्कुल फज्ड फिगर्स हैं। एब्सोल्युटली। 45%, इसे आप 45% +- 2% कर लें। अब आप मैं देखें, पूरी आप जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप भी बैंकर हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे प्लीज काउंटर करें। नहीं, आई टोटली एग्री, मैंने यही फिगर लिखी हुई है कि जो हमारे साथ जो शेयर्ड पब्लिक फिगर्स हैं वो ये है, लेकिन इन एक्चुअल इट्स अबाउट 40% नंबर। यानी इसका मतलब ये है कि सर, कि अगर जनवरी में मेरे पास 100 रुपए हैं, तो दिसंबर तक मेरे पास 55 रुपए रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर। आपकी जो अगर हम कीमत खरीद है, आम जबान में हम समझा दें कि जो ब्रेड, आपको हर रोज़ पता भी चल रहा होगा कि जो डबल रोटी आपको 100 रुपए की इस वक्त मिल रही है, मैं हाइपोथेटिकल परसेंटेज के लिए 100 का फिगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब उस पर लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं कि जी 100 में कौन सी चीज़ मिलती है, वो आपको 140 रुपए की मिलेगी अगले साल।
बिल्कुल यानी ऐसे अगर ही। हम 40 पर भी हम एग्री कर लेते हैं, मैं तो खैर 45 से नीचे आने पे तैयार नहीं हूँ, लेकिन चलें जी हम कंजर्वेटिव फिगर भी ले लेते हैं, तो वही डबल रोटी 104। और अगर आप वो 40 रुपये एडिशनल नहीं कमा सकते कहीं से, तो फिर आपको 40% छोटी ब्रेड मिलेगी। जी सर। स्लाइसेस अच्छा उतने समझें कि आपकी ब्रेड में से निकल जाएंगे, आपकी डबल रोटी का साइज छोटा हो जाएगा। जी। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए? चलो भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं बैंक में पैसे रख देता हूँ। बैंक में आप पैसे रखेंगे, काइबर जो है वो 16.7% है, अपना बैंक में स्प्रेड रख के जो पास ऑन होगा कस्टमर को, दैट इज ओनली 12 to 13%। यानी वो उसके अगेन ऊपर 40 में से हम माइनस करेंगे, चलो उससे बेहतर रह जाएगा बंदा, उसको ब्रेड जो है 127 रुपीज़ की पड़ जाएगी। जी, लेकिन फिर भी उसको वो 27 रुपीज जेब से डालने पड़ेंगे, जेब से वही अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सर, यही बात मैं लोगों को स्टॉक्स में भी समझाता हूँ कि डैम चीप इस वक्त चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं। और वो मुझे वो कहते हैं जी वो इन्फ्लेशन कवर्ड कैसे है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हर प्रॉफिटेबल कंपनी इन्फ्लेशन कवर्ड ऐसे है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू कंपेयर करो। आज वो एब्सोल्युटली। मिल लगानी है जो मिले, मुझे याद है 90s में या 2000 में 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ की मिल लगती थी, आज वो 5 अरब की लगती है। सर सर क्योंकि सर सर। वर्ल्ड इन्फ्लेशन भी है। एक हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारे रुपये की इन्फ्लेशन है, कोई दुनिया में भी जो जो प्रोजेक्ट $1 मिलियन में लग जाता था वो अब $1 मिलियन में नहीं लगता। अगर डिज्नी वर्ल्ड भी आपने नहीं लग। दोबारा बनाना है तो वो जी सर। उतने में नहीं बनेगा। लैंड जी की सर। प्राइसेस बढ़ गई हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं। तो सर। ये इससे तो फिर ये बात हमारी साबित हुई कि अगर आप अपना पैसे को आपने आइडल छोड़ा हुआ है और आप हालात देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात भाई, एक बात और मुझे, मैं ये यहाँ पे भी ऐड करूँगा, तो थोड़ी सी डिस्कशन हो गई आपके इंटरव्यू के साथ ही कि लोग कहते हैं जी वो अपना जो है मैं अभी हालात देख रहा हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा, तो मैं उसका एक ही जवाब लोगों को देता हूँ कि भाई अगर तो अमेरिका आपको लेता है तो आप बिल्कुल चले जाओ सुबह सामान पैक करके और आप वहाँ पे रहो। अब रहना यहीं है। हाइपोथेटिकली अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट वाली हम बात नहीं करते, चलें हाइपोथेटिकली खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाता है, तो बहुत से मुल्कों ने और भी पहले भी डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं, तो क्या आपको मकानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप खाद नहीं डालेंगे खेतों में? क्या आपको चावल आटे दाल जूता कपड़ा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो ये जब आपने इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ना सर। सर, अगर खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर भी, अल्लाह माफ करे, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। अल्लाह ताला का बहुत करम और बरकतें हैं हमारे मुल्क पे, हमेशा से रही हैं। लेकिन अगर डिफॉल्ट भी कर दिया तो कस्टोडियन नहीं आएगा ना कोई सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चलती रहेगी, वरना तो फिर ये ये यूजलेस, ये यही पॉपुलेशन किधर बात मैं जाएगी, लोगों हम को किधर जाएंगे? समझाता हूँ कि तुम्हारे तकिए के नीचे जो पैसे पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो किसी जी। एसेट की फॉर्म में ही तुम्हें रखने पड़ेंगे अगर तुमने उसी इकोनॉमी में रहना है। ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर उस टाइम पे बैंकों में पैसे पड़े हो तो हो सकता है आपके अकाउंट फ्रीज हो जाए। हाँ जी। रुपये तो खैर नहीं करेंगे ना, वो तो घर की बात है ना, जी। जितना दिल करेगा छाप लेंगे। मेन मेन मसला तो लोगों को डॉलरों का है। रुपये का तो कभी डिफ़ॉल्ट होता ही नहीं। यहाँ पे ऐसे ऐसे वो मैंने देखा एक्सपर्ट बोल रहे होते हैं टीवी के ऊपर आके कि भाई लोकल जी। करेंसी डिवैल्यू हो जाती है ना, बात तो सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है, वो लोगों को समझ ही नहीं आ रही हमारे मुल्क में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन बहरहाल वो फिर हम इकोनॉमी की क्लास की तरफ चले जाएंगे, फिर कभी उस पर डिस्कशन रख लेंगे। आज हम ज़रा और प्रॉपर्टी को मार्केट, कवर करें। और रियल एस्टेट सर मार्केट इतनी बड़ी है कि अभी भी, अगेन ये मेरे पास गैजेटेड फिगर्स हैं कि 10 मिलियन हाउसिंग की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर आज के दिन भी। लेकिन आई कैन सेफली से कि ये 20 to 30 मिलियन की है सर। बिल्कुल सही। अब इसके अंदर सर देखिए, इसमें अर्निंग के अगर हम, मैं जिस तरह हमने बताया कि प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं, रीड की तरफ आते हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह, तो इसमें अर्निंग के मौके भी हैं। इसमें अकोमुलेट करके पैसे को कुछ अपनी लिए घर लेने के मौके भी हैं, और इसमें ट्रेडिंग के भी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाद भाई कि जैसे मुल्क के हालात हैं भी और जो कि एक हकीकतें हैं, तो इस वक्त बहुत से लोग ओवरसीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जी पोर्चुगल चले जाते हैं, जी पोर्चुगल की हमें नेशनलिटी मिल जाएगी, या हम टर्की में बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। तो मेरे इल्म में था कि कुछ उस तरफ भी आप काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या स्कोप आप समझते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी जो है वो बाहर इन्वेस्ट कर सके, और वो 10 मिलियन से 100 मिलियन या कोई एक अमाउंट जो है उसे डिसाइड कर लिया जाए और उससे वो उन मुल्कों के अंदर ले सके? कुछ ऐसा भी आप करने जा रहे हैं या आपके पास ऐसी कोई चीज़ है? सर हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली तो 2023 की
विजन के अंदर है कि हमने इंटरनेशनली 2-3 हमने डेस्टिनेशंस हैं जो फाइनल की हुई है, वहां पे हमने एक्सपैंड करने हैं अपने ऑपरेशंस, और हमारा तमाम होमवर्क वहां का हुआ है। एक तो वी आर एक्सपैंडिंग इन जीसीसी कंट्रीज की बात करूं तो दुबई एंड सऊदीया में हमारी इंशाल्लाह ताला अगले साल की एक्सपेंशन प्लान है। और इसके साथ साथ हमारी सर यूके एंड यूरोप की, यानी वी आर ओपनिंग ब्रांचेस इन मैनचेस्टर, बर्मिंघम एंड एक आध यूरोपियन कंट्री के अंदर से। अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर सर। प्रोडक्ट सर हर अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हर कंट्री के मुताबिक बताता हूँ। टर्की में इसी तरह सिटीजनशिप प्रोग्राम है सर, और टर्की की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। टर्की टर्की में टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है। टर्की आपको बड़ी आसान अपॉर्चुनिटी देता है कि आप $2.5 लाख इन्वेस्ट करें और 5 साल के बाद हमारा पासपोर्ट ले लें, उसके ऊपर आपको रेंटल इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम पोर्चुगल भी, जो यूरोपियन कंट्री है, वो भी आपको ऑफर कर रही है कि आप तकरीबन €300,000 जो है आप इन्वेस्ट करें हमारे साथ। उसके अगेंस्ट हम आपको वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करने हैं। प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते तो हम आपको शेयर सर्टिफिकेट्स दे देते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके उसकी आप मंथली रिटर्न ले सकते हैं। फिर अभी सऊदीया ने अपनी पॉलिसी चेंज की है सर। सऊदीया में यू वर नेवर अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी। जी पाकिस्तानी जो थे मक्का मदीना में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। अभी उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फी असाइन की है, 4.5 करोड़ की। दैट इज द गवर्नमेंट फी, वो आपने गवर्नमेंट को पे करनी है। उसके बाद यू आर एलिजिबल, दैट इज बेसिकली अ लाइसेंस फी। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बाय अ प्रॉपर्टी इन मक्का मदीना फॉर एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स, यानी मतलब फ्री होल्ड है, लीज के ऊपर नहीं है। फिर कम टू दुबई। दुबई इज, आपको पता है, वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दो उसके ऊपर सीजनल इम्पैक्ट आता है कि दुबई की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म इकोनॉमी है, और वो सीजन टू सीजन वेरी करती है। जैसा फॉर एग्जांपल दुबई का सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर से और जाता है मार्च अप्रैल तक। उसके बाद बीच में जो होता है वो सारा वो ड्राई पीरियड होता है, यानी 6 मंथ चलता है, 6 मंथ्स नहीं चलता। रेंटल यील्ड की बात करूं तो इट इज हाईएस्ट इन दुबई। हाईएस्ट रेंटल यील्ड जो आपको मिलेगी वो आपको दुबई में मिलेगी, अप टू 12% पर एनम मिलेगी। और साथ साथ कैपिटल गेन भी मिलेगा, और ना सिर्फ कैपिटल गेन मिलेगा सर, कैपिटल गेन तो की लोकल करेंसी मिलेगा, लेकिन व्हेन यू दरहम कन्वर्ट इट जी इनटू यूरो करेंसी, धर्म को जब आप पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फॉरेक्स गेन भी मिलेगा। बिल्कुल मैं सही एक कस्टमर हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ किस लेवल तक हम रिसर्च करते हैं कि एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ जो हमने अपने कस्टमर को प्रॉपर्टी लेके दी थी जनवरी के अंदर। वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी जिसके ऊपर उनको बड़ी मिनिमम सी अमाउंट थी, जिसके ऊपर उनको पर एनम 12% रिटर्न मिला सर, अगेंस्ट 3% जो वो पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे थे। 12% उनको रिटर्न मिला। उसके बाद वहां की कैपिटल अप्रिसिएशन मिली 6 to 8%। उसके बाद सर उनको फॉरेक्स की अप्रिसिएशन मिली। धर्म ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 17 रुपीज पर धर्म ग्रो किए। जी। यानी तो वो हर लिहाज से वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इन्हेंस हुई। बहुत ज्यादा प्रॉफिट, यानी अच्छा, अगर मैं इसमें उनकी, वाज भाई यही जिस तरह हम बात कर रहे थे ना, सॉरी आपकी बात को काटते हुए, कि जिस तरह हमने कहा सर्टिफिकेशन पाक व्हील्स की आपने यहाँ पे है, तो मेरी ये मतलब होगी आपको सजेशन इन फ्यूचर, या आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि उधर भी ग्रेडिंग अगर आप करके रिकमेंडेशन, यानी आपका जो एक ऑफिस है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जितनी रिसर्च आप कर सकते हैं वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो जी अगर सर, वो जी सर। आप उस चीज़ की ग्रेडिंग करके उसकी सर्टिफिकेशन करके आप रिकमेंड करते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी जो है हम उसको इंडोर्स करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो जाएगा। और यही हमारे आप सर मतलब इन हमारे, सारी चीज़ों का डिस्कस करने का मकसद भी है। जी प्लीज़। सर बिल्कुल सर, हमारी बेसिकली हम रियल एस्टेट ब्रोकरेज नहीं रन कर रहे सर, हम एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रन कर रहे जी हैं, जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना हुआ है। और जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, ये क्लाइंट को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक, उस रेटिंग के मुताबिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिच करते हैं। तो वो बकायदा हमारी, इसको हम जरा सा थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करें सर, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर लिस्टिंग लेके आ रहे हैं ऑफ ट्रेंडिंग प्रॉपर्टीज, हाई यील्ड प्रॉपर्टीज, हाई कैपिटल गेन प्रॉपर्टीज, लो कैपेक्स प्रॉपर्टीज, यानी मतलब हर कैटेगरी का फिल्टर लगा के कस्टमर जो है अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो
वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं सर। तो इससे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, इससे कस्टमर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, कस्टमर को जरा सेटिस्फैक्शन भी होगी, और जब वो ड्यूली वेटेड होगा तो सारी उसकी जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे पे आ जाएगी। और जब हमारे पे बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डेफिनेटली वी डोंट वांट any mishaps or anything that causes brings us bad reputation. So डेफिनेटली definitely would। इतने जी सर। सालों में बनाई हुई रेपुटेशन कोई भी नहीं चाहेगा कि ख़राब हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल अब सर सर। इसमें एक आखिरी मेरा आपको क्वेश्चन है और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रीड पे बात करते हुए एंड करेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जैसे नेशनलिटी प्रोग्राम्स हैं, बहुत से लोग सर। मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे कहते हैं कि जी हम जाना चाहते हैं, और पैसा लोगों के पास है, कुछ लोगों को अल्लाह ने नवाजा हुआ है। जी हम उस डिटेल में नहीं जाते कि कैसे उन्होंने बनाया, क्या किया, वो उसको हम अभी फॉर द टाइमिंग छोड़ते हैं। सर। तो उसके लिए आप कुछ ऐसी कोई पार्टनरशिप्स कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपने मार्क की हुई हैं कि जहाँ पे इमीडिएटली, जैसे हमने टर्की की बात की कि बहुत से लोग हैं कि जी वो आप देखें ना, 2 लाख या $2.5 जो है, ये कोई इतना जी सर। बड़ी रकम नहीं बन जाती, कोई 7-7.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, जितने जी में सर। एक केनाल का घर यहाँ पे नॉर्मली किसी पॉश लोकेलिटी में आप इधर लाहौर में लेते हैं, मुझे इस्लामाबाद की तो मुझे आइडिया ही नहीं है प्रॉपर्टीज़ का, तो जी सर। इतने ही एक केनाल का घर है। अब वो इस तरह के कई लोगों के कई कई घर पड़े हुए हैं, सर। तो वो कहते हैं यार चलो एक को लिक्विडेट कर देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वहाँ ले लेंगे, कुछ रेंट भी आएगा और सालाना चलो आने जाने का बहाना बनेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी, पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो क्या इस सर। तरह की कोई आपने, जो पासपोर्ट भी देती हैं, जो रेजिडेंसी पीआर देते हैं और फिर बाद में, सर। तो वो आपने कुछ आपकी पाइपलाइन में हैं प्रोजेक्ट्स? सर, हमारे अरेंजमेंट्स है टर्की के साथ हैं सर, हमारे अरेंजमेंट्स है दुबई के साथ। टर्की के दुबई तो अंदर सर और रेजिडेंस नहीं ना देता, दुबई तो मतलब वो टेम्परेरी देता है, पीआर दे देगा आपको, लेकिन वो ये नेशनैलिटी तो ये कभी भी नहीं देते ना। सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है सर इसका, वरना उससे आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती। जो पासपोर्ट देता है सर, टर्की के साथ हमारी एफिलिएशन सर, इस्तांबुल के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, अंतालिया के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, उसका डिटेल हमारी वेबसाइट और पे वो भी उसी मेंशन है। तरह सर्टिफिकेशन पे आप जिम्मेदार होंगे जैसे आप इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के होंगे। एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली सर, बल्कि हमारी अपनी भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर हमने केस स्टडी की बेसिस पे की थी, ताकि हमें पूरा प्रोसीजर, सारे मामलात, सारे रिटर्न्स, सारी इंटरेक्शन, ताकि अपने कस्टमर के लिए हमारा एक बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस हो और हमारे कस्टमर को किसी भी स्टेज पे कोई भी हिकअप ना आए। इसी तरह सर पोर्टुगल के अंदर भी हमारे पास अफिलिएशन है, जिसके अंदर हमारे पास होटल सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, हमारे पास वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, बुटीक होटल्स भी हैं, और पूरे बिजनेस प्लान से थ्रू ना सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट पार्क होगी, उसके ऊपर रिटर्न भी जनरेट होगा, और वो रेजिडेंसी प्रोग्राम भी होगा जिसके अंदर उनको पासपोर्ट भी मिल क्यों कहते हैं जाएगा। अब कि वहाज भाई इन मैं सब थोड़ा, जी प्लीज़ आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं अगला सवाल बुटा पे से रिलेटेड करता हूँ। देखा सर, जिस तरह आपने मेंशन किया ना कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने कस्टमर का हर स्टेट को अकोमोडेट करना है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो माशाल्लाह, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी का इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको एक 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 हेजिंग चाहिए, पॉलिटिकल सिचुएशन या तमाम कंट्री के जो हालात हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी, ये वो, इसके अगेंस्ट उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो वो प्रेफर करता है यूरोपियन कंट्री को, जहाँ पे उसको ट्रैवल फ्री वीजा मिल जाता है ऑफ अप्रोक्सीमेट 170 टू 180 कंट्रीज का, जहाँ पे सिर्फ उसने ऑन 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 अराइवल वीजा है। फिर कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसर्न होती है, सर लेकिन इसको साथ थोड़ा साथ सा यहाँ समराइज कर दूँ बड़ी सिंपली, अगर मुझे इजाज़त दें। आ, अब हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी काफ़ी सारे सुन रहे होंगे, जैसे अरशद शरीफ साहब हैं, मैं ये और कोई बात नहीं कह रहा, अगर अरशद शरीफ के पास पासपोर्ट होता तो वो 170 सीधा कंट्रीज के अंदर टर्की उनको। जाते, और टर्की से वो लंदन जाते या जो किस जगह जाते और वहाँ आज़ादी से बैठ के, अब पाकिस्तान के बहुत बहुत नाम है कि जो पाकिस्तान में उतर नहीं सकते, लैंड नहीं कर सकते, जो कि बड़ी सेफली इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, मैं इशारे में बात कह रहा हूँ कि होता ये है, हम किसी को यहाँ पे किसी का हम वो करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने नहीं बैठे, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं कईयों को पर्सनली भी जानता हूँ कि जो एक ख़ास कोई दौरे हुकूमत आता है तो वो मुल्क से गायब हो जाते हैं उस वक्त, कि वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में हैं जिन्हें अल्लाह ने नवाजा हुआ है, जिनके पास पैसा है
और उनको सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के बड़ों को लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़ होती हैं। तो सर उन लोगों के लिए ये मजबूरी है। मुझे बहुत लोग वहाद भाई, चूँकि मैं लाइफ कोचिंग भी करता हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, तो मुझसे अपने पर्सनल इश्यूज़ डिस्कस करते हैं और वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी कुछ कोई जायज़ कोई सही बंदा है तो आप मिलवाएं, या कोई सही चीज़ है तो बताएं। तो मेरी आदत होती है मैं चीज़ों को ओपन कर देता हूँ। मैं कभी सर छुपा के नहीं रखता कि जी कोई खुफिया बात करूँ। मैं खुली खुली, जैसे सिंपल मेरी पर्सनैलिटी है, और इसीलिए मैंने वहाज भाई के साथ जब ये कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं उन्हें कहता था कि मेरा असूल है कि मैं सबसे पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि सर लोगों को पता चले कि आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। क्योंकि मेरी खिचड़ियाँ सारी की सारी ऑनेस्ट होती हैं, ट्रांसपेरेंसी वेरी पे होती हैं। मतलब मैं हर माशा रोज़ याद रखता हूँ कि मुझे लौट के जाना है, तो ये दुनिया एक टेम्परेरी है। और वहाज भाई को भी जितना मैंने अभी तक देखा है, इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन और शरीफ आदमी है, और ये भी वही सोच रखते हैं। तो सर इसलिए मैं ना वो एक ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ को ले आता होता हूँ हर बार कि भाई ये हमारे अज़ाइम हैं, क्योंकि अज़ाइम बेशक अच्छे हैं। देखिए ना, अगर तो कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर हो, फिर तो हम छुप कर और वो खुसर फुसर करके किसी कोने में बैठ के वो हम बात करेंगे। जब बात ही हक हलाल की करनी है तो फिर अलानिया करें। बेशक बेशक जी तो बेशक ये एब्सोल्युट इश्यूज मैंने आपको ओपनली बताया कि मैं उसका इसको मैं कहूँगा अरशद शरीफ ग्रुप आसान करने के लिए, अल्लाह उनकी मगफरत करे और जो भी उनके लिए अच्छा करे। बड़ा इस तरह अनफॉर्चुनेट के लोगों के लिए एक पैकेजेस बड़े ज़रूरी हैं। सर सर इसके जब अलावा सर जैसे एक आप और देखिए जर्नलिस्ट है इमरान रियाज साहब हैं, तो वो उनका अब आप देखें ना, उनकी करोड़ों में इनकम है। जी तो सर जाहिर है उनको जी जिस तरह थ्रेट्स आती हैं तो वो अपना सर यूट्यूब कहीं से भी बैठ के चला सकते हैं। सर बिल्कुल एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली टोटली एग्री सर। और सर इसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपके पास उन कंट्रीज की एक्सेस हो जाती है, बल्कि उनकी गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले तो जब लेती आप है उनकी। सिटीजन बन गए हैं तो वो हमारे मुल्कों की तरह नहीं है। मतलब सॉरी टू से, ये बड़ी दुख से बात कहनी पड़ती है, वो तो इवन फॉरेन लैंड में उनकी कोई औरत ब्याई हुई हो तो उसके और उसके बच्चों को 1 मिनट में वो टेलीफोन कर दे ना, ब्रिटिश या अमेरिकन नेशनल औरत है यहाँ, और वो कहे कि जी मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों समेत मुझे आप वापस ले जाएं, तो वो उनकी एम्बेसीज जो हैं बाकायदा लॉयर करके लीगल प्रोसीजर से अपने सिटीज़न को कवर करती हैं। और कोई एब्सोल्युटली जंग सर हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो वैक्यूएशन वो जो है वो मेक श्योर करती हैं कि हमारा सिटीज़न जो है वो वापस हमारे मुल्क में पहुंच जाए। तो इट इज़ जी वेरी सर इसके अनफॉर्चुनेट, इस्लामी हमारी जो कदरें हैं इनको वो लोग ही फॉलो करते हैं। हम नहीं कर पाते, अल्लाह हमें तौफीक दे, लेकिन हम यहाँ पे फिर अगेन इस्लामिक चैनल नहीं चला रहे और कमर्शियल गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। आई एम और इसके सॉरी बात साथ भाई, आपको लगता होगा कि इसने कैमरे पे बैठा के मुझे ओपन बातें शुरू कर दी हैं। नहीं मैं नहीं 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 ज़िंदगी, सर मेरा सर हम लाइफ स्टाइल ही ऐसा है पूरा। नहीं सर बिल्कुल मैं माशाल्लाह बहुत हमेशा अच्छी जो है ना बात ओपन बात करता हूँ, मैं बंद नहीं करता, क्लोज बात नहीं करता मैं, कि खुल के करे आदमी बात, क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर। तो और इसका सर इसके मतलब है कि अरशद शरीफ ग्रुप वाले जो हैं वो भी उम्मीद रखें कि उनके लिए भी बड़ी जल्दी कुछ फहाज भाई जो है वो सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज और एग्रीमेंट्स लेकर आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल सर। सर इसके साथ साथ यानी जिस तरह सिक्योरिटी सेफ्टी की बात की हमने, आपका हेल्थ का बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर उसके साथ आप पूरी मेडिकली कवर्ड होते हो, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपको पता है जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। और साथ साथ आपके बच्चों की हाँ जी, जब आप यूरोपियन किसी भी मुल्क के नेशनल हो जाते हैं तो जाहिर है कि आप वो तमाम बेनिफिट्स अवेल करते हैं जो उनके सिटीजन्स कर रहे सीट हैं। की आप बात कर रहे हैं जिसके लिए वो करोड़ों रुपए incur- जी सर जी सर जी सर तो लें सर, हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहा आज का सेशन, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉलो अप में भी हम कोई सेशन जो है इसमें रखेंगे और डिस्कशन जारी रहेगी। सर तो जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि तकरीबन हमने सबके लिए मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं उनको डिस्कस किया है। बड़ी जल्दी अवाहद भाई से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनको आप लोगों के लिए लॉन्च भी करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी शामिल हूँ इनके साथ, और चीज़ों को बेहतर तरीके पे हम ज़्यादा रीच बढ़ा पाएँ, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करा पाएँ, और ये नंबर 3 से नंबर 1 का सफ़र जो है वो उसमें मैं भी रोल प्ले करूँ कि ये सर पाकिस्तान में नंबर 1 बने, ना सिर्फ इस्लामाबाद में इंशाल्लाह, और सबका हक़ है कोशिश करना। तो बहुत खुशी हुई मुझे आज की जो हमारा ये जो इंटरव्यू है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसके बड़े दूररस नताइज निकलेंगे,
और वहाज भाई की डिफरेंट जो होंगी प्रॉपर्टीज़ उन पे हम अपडेट देते रहेंगे, इनकी टीम को भी साथ बैठाएंगे, उनसे भी इंसाइट लेंगे, इनके प्रोजेक्ट की तस्वीरें भी हम अपलोड करेंगे, इनकी वीडियोस भी हम अपलोड चीज़ों की करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उससे हम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वहाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एनी मैसेज, लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑडियंस? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया और इस ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दिया अपनी ऑडियंस के सामने जी। तो आई थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जी। और दूसरा ये कि आप जो माशाल्लाह ये जो आपका आप जो लोगों के लिए व्हाट यू डूइंग फॉर द मैसेस, ये भी एक ये भी एक इबादत है, ये भी एक अमानत है जो आप पास ऑन कर रहे हैं, नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो सर हैट्स ऑफ टू यू सर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड दे। तो बाकी ये सर कि बहुत से लोग सोचते होंगे कि आजकल बड़ी डिप्रेस एनवायरनमेंट है, सब खत्म हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये वो सब कुछ, मतलब बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी डिप्रेसिंग सी एनवायरनमेंट है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए, एक अपॉर्चुनिटीज के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी का टाइम है। इस टाइम के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जिस बंदे के पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर वो बंदा इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर गया तो आगे जाके उसके लिए आसानियां ही आसानियां हैं। तो इस नोट पे सर मैं इख्तिताम करना ब्यूटीफुल मैसेज चाहूंगा। सर। इसको मैं थोड़ा सा ऐड, दो चीज़ इसके अंदर जाते हुए खुदाफिज उसके आने से पहले ऐड कर दूं। एक, वर्ल्ड वॉर्स ने सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स प्रोड्यूस किए हैं। दूसरा, यस माओ ने जब तहरीक चलाई तो उन्होंने कहा, ये चाइना की बात कर रहा हूँ, सर, व्हाट अ टाइम इट इज़ क्योस एवरीवेयर। आप याद रखें कि क्योस में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जो एब्सोल्युटली आगे बढ़ के उन अपॉर्चुनिटीज़ को उठा लेते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं। सर, एब्सोल्युटली, टोटली एग्री सर, टोटली थैंक यू एग्री। सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी थैंक रही तो यू। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।